1 minus x plus greatest integer x minus 1 plus greatest integer 1 minus x, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ दोनों जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर है ये है आपका GIF। अब फिर वही काम करना जा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखूं कि मुझे यहाँ पे सिग्नम एक्स दिया हुआ है, और सिग्नम एक्स का अगर मैं ग्राफ देखता हूँ, थोड़ा ग्राफ यूज कर लेंगे तो अपने को जल्दी सेंस कर पाएंगे। सिग्नम एक्स 0 होता है जब 0 होता है, और 0 से बड़े पे क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है ना, y इक्वल टू 1 हो जाता है। और जब 0 से छोटा होता है तो ये वैल्यू -1 हो जाती है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए जैसे ही मैं इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा, मैं दोनों लिमिट निकाल रहा हूँ यहाँ पे दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जैसे ही राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा साइन सिग्नम 0 प्लस, 0 से जैसे ही प्लस करूंगा तो मुझे y सिग्नम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। इट इज साइन 1 अपॉन 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर। और साइन 1 मतलब साइन 1 रेडियन है, तो साइन 1 रेडियन मतलब 60 से 57 डिग्री। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो तो 0 से 1 के बीच में आ गई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑटोमेटिक 0 हो गया। ये राइट हैंड लिमिट हो गई। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस लेते ही क्या हो गया, अब सिग्नम 0 माइनस 0 से जैसे ही लेफ्ट में आऊंगा तो वैल्यू -1 हो जाएगी। तो साइन ऑफ -1 अपॉन नीचे ही -1। तो फिर से ध्यान से देखो, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन 1 अपॉन 1, और फिर ये आपके पास ध्यान से देखिए, ये फिर आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं थोड़ा लिख दूं यहाँ पे, ये 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, और 57 डिग्री की वैल्यू तो आपके पास 0 से 1 के बीच में आएगी, ठीक है। तो फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, तो रिजल्ट हो गया 0। तो दोनों ही केस में इसके लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट लेने पे रिजल्ट 0 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 को आप लिख सकते हो, ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस को लिख सकते हो आप 1 प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x। ध्यान देना कैसे लिख रहा हूं मैं, ऐसे ग्रेटेस्ट 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x नहीं लिखोगे, क्योंकि माइनस वेरिएबल पे लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब तुम्हारे पास ये क्वांटिटी बची है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब तुम्हारे पास जो चीज बची है उस पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां आया 1 और यहां आया x, तो 1 माइनस x लिमिट पे तो चले जाएगा, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x। और अब आप देखिए ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x का अपने पास एक फॉर्मूला था, याद है किसी को? ग्रेटेस्ट इंटीजर, बहुत समय क्यों ले रहा है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x का क्या फॉर्मूला था? इसका दो रिजल्ट था, बताओ। एक था जब x इंटीजर होता है, और एक था जब x इंटीजर नहीं होता है। x इंटीजर कितना पुट कर लो ना, 3 पुट कर लो, सॉरी x इंटीजर पे 3 पुट 0 करो, और x नॉन इंटीजर पे रटो नहीं, 3 पुट कर लो, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 पुट करो ना बेटा, 3 पुट कर लो, तो 3 आया, -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आया, 0 आ गया। नॉन इंटीजर 3.1 पुट कर लो, 3.5 कर लो, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, -3.5 का -4, तो -1 आया। अब देखो जैसे ही आप 1 के राइट या लेफ्ट में जाओगे, 1 के राइट में जाओगे या 1 के लेफ्ट में जाओगे, दोनों ही केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर आया तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है। 1 के राइट में जाओगे तो भी इंटीजर नहीं मिलेगा, 1.001 इंटीजर नहीं है। 1 के लेफ्ट में जाओगे तो 0.9999, वो भी इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो ये जो पूरा रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको हमेशा माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 माइनस x माइनस 1, और ये -1 और ये 1 कैंसिल, तो अभी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x, पुट कर दो तो रिजल्ट हो गया -1 in 0 to 1, then find limit m tends to infinity
limit n tends to infinity, bracket, this is not greatest integer, this bracket 1 plus cos 2m into factorial n into pi x, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब आपको इसकी लिमिट निकालनी है। देन दिस लिमिट इफ x इज रैशनल एंड इरेशनल, इफ x इज रैशनल एंड इरेशनल। सोचो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। x रैशनल या इरेशनल होगा तो कैसे वर्कआउट करोगे? अगर x रैशनल होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x तो कितना ही बड़ा नंबर ले सकता हूं। सो x कैन बी ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q belong to integer and q is not equal to 0 and this integer can be as large as we want. ओके, ठीक। अब ये फैक्टोरियल n क्या है? फैक्टोरियल n देखो, फैक्टोरियल n होता है कितना? 1 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 to 1। तो फैक्टोरियल n क्या है? फैक्टोरियल n भी इंटीजर का ही प्रोडक्ट है। बोलो, फैक्टोरियल n भी क्या है? इंटीजर का ही प्रोडक्ट है। ये सब तो इंटीजर ही है ना। फैक्टोरियल 10 क्या होगा? व्हाट इज फैक्टोरियल 7 या फैक्टोरियल 5? क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल भी तो आपके पास इंटीजर का ही प्रोडक्ट है। तो ये एक इंटीजर का प्रोडक्ट है, ये इंटू पाई, और ये आपके पास हो गया p अपॉन q। So what this total value can be when n tends to infinity? I तो अलग कर दो, फैक्टोरियल n into x and x is here p by q। ये ब्रैकेट क्या होगा ये आप बताइए मुझे। q is any integer, बहुत बड़ा इंटीजर हो सकता है। तो क्या q फैक्टोरियल 5 हो सकता है? q 120 हो सकता है? क्या q फैक्टोरियल n हो सकता है? फैक्टोरियल 100 हो सकता है या नहीं हो सकता है? सर 0। भाई q तो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो q को मैं कितना ही बड़ा से बड़ा इंटीजर ले सकता हूं। समझो पहले बात। अच्छा, n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो अगर n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो फैक्टोरियल n जो बहुत बड़ा नंबर है उस तक प्रोडक्ट लिखना है, और q भी अपने पास एक आपका इंटीजर है। तो क्या ये q इस फैक्टोरियल n के अंदर कटेगा कि नहीं कटेगा? भाई आप मुझे बताइए, फैक्टोरियल n में इंटीजर आ रहे हैं, ये सब इंटीजर है ना, ये सब इंटीजर है। तो मैं इसको लिखता हूं n बहुत बड़ा नंबर है, n बहुत बड़ा नंबर है, n टेंस टू इंफिनिटी पे सोचना आपको। तो क्या अगर मैं n को 10,000 1 करोड़ की पावर 1 करोड़ ले लेता हूं, मान लो बड़ा नंबर, और उसका फैक्टोरियल लिखता हूं, तो 1 करोड़ की पावर 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ की पावर 1 करोड़ माइनस 1, ऐसे लिखूंगा मैं सभी इंटीजर का प्रोडक्ट्स। तो क्या ये जो q इंटीजर है वो इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? कहीं ना कहीं तो q वाला इंटीजर फंसी जाएगा, क्योंकि जब n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और q भी मान लो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि इसके अंदर ये q वाला प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये q इससे कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो q इंटीजर है ये हम कह रहे हैं। तो ये n अगर हम इंफिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है n का जो वैल्यू होगा वो इस q से तो बड़ा होना ही होना है। तो ये जो q वाला इंटीजर है इस फैक्टोरियल n के अंदर एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं बीच में फंस जाएगा, तो ये q ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको ऐसा कहूं, ये कब सोचना है? जब n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास n इंटू n माइनस 1, n, वो सोचना पड़ेगा बेटा। वो आप ऐसा सोचो कि साहब कुछ लिख के मिल जाए, तो लिख के नहीं मिलने वाला, इंटू p बाई क्यू। अब n अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तब क्या होगा? अगर n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे। सो दिस होल क्वांटिटी विल बी इक्वल टू पाई इंटू एक बड़ा नंबर n, n माइनस 1, n माइनस 2,
इसके अंदर बीच में कहीं क्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा बताओ। इसके अंदर बीच में कहीं क्यू मिल जाना चाहिए जो आप इंटीजर यहां पे ले रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि x बहुत बड़ा नंबर है, x कोई भी रैशनल नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, n बहुत बड़ा नंबर है, तो ये जो इंटीजर है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा। ये तो एक सिंगल इंटीजर है ना। अब जो ऊपर बचेगा वो केवल सब इंटीजर पॉइंट बचेंगे, ये सब इंटीजर है, किंतु ये भी इंटीजर है, तो ये सब आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बचेगा। ठीक है, तो ये सब इंटीजर बचेगा, तो पाई इंटू इंटीजर इंटू पी, पी भी इंटीजर है, तो हो गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, या के पाई कह दो, वेयर के बिलोंग टू इंटीजर। अब जैसे ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिला, अब क्या है, फंक्शन कौन सा लगा, कॉस। ठीक है, तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ये बन गई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब कॉस फंक्शन लगा, अब जैसे ही कॉस फंक्शन लगा, कॉस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कितना हो जाएगा, बोलो। कॉस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कितना होगा, cos factorial n pi x, this will become cos k pi सॉल्व होने के बाद। और पाई का अगर इंटीग्रल मल्टीपल है, अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है तो -1 देगा, और इवन तो +1 देगा। एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोचिंग नहीं है 1 और -1। अब आइए इस लिमिट पे, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे आपको इस क्वांटिटी की जो वैल्यू है, इस क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट +1 या -1 मिलेगी। ठीक है, विदाउट इंफिनिटी, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब क्या है आपके पास, देखिए 1 प्लस कॉस फैक्टोरियल n पाई x का स्क्वायर की होल पावर m। बोले ऐसा क्यों लिखा सर आपने, इसलिए लिखा होगी m टेंड्स टू इंफिनिटी है, बताया था जो m टेंड्स टू इंफिनिटी है तो m केवल पावर में होना चाहिए, 2m पावर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पावर में 2m दिया हुआ है, तो मैंने पावर 2m को ब्रेक किया, याद करो x की पावर 2n को भी ऐसे किया था अपन ने, पावर 2n को लिख दिया x स्क्वायर की होल पावर है। अब इसकी जो वैल्यू है वो आई -1 और +1, जब स्क्वायर कर दिया तो इसकी तो वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो गई। तो अब दिस विल बी इक्वल टू m टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई हो चुका, ये लगा दिया तो वैल्यू क्या आ गई, -1 या +1, स्क्वायर किया तो क्या आई 1 की पावर m, और ये 1 क्या है, ये एग्जैक्ट 1 है, ये 1 क्या है, एग्जैक्ट 1 है, और m कहां जा रहा है, इंफिनिटी। अब 1 की पावर 1 प्लस 1 की पावर इंफिनिटी, जबकि 1 एग्जैक्ट 1 है, तो 1 की पावर इंफिनिटी जबकि बेस एग्जैक्ट 1 है, इज ऑलवेज 1। इसका मतलब 1 1 1 को इनफिनिट बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो रिजल्ट विल बी 2। हाँ जी, क्या हुआ इरेशनल में, सोचना है आपको, पूरा खेल ये n पाई फैक्टोरियल n पाई का है। अगर x इरेशनल है तो मुझे ये बताओ फैक्टोरियल n इंटू x इंटू पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर x इरेशनल है। तो x तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगी, इसका मतलब अगर x पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगी तो ये q इधर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोलो। अब ये आपका इंटीजर होगा क्या, ये क्वांटिटी इंटीजर होगी क्या, ये बता दीजिए मुझे। मेरा क्वेश्चन है क्या ये क्वांटिटी इंटीजर होगी, भाई क्यू कैंसिल कर दे रहा था इसलिए इंटीजर हो रही थी। अब मान लो x√2 ही हो गया, अभी तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है, और अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है तो पाई का कुछ और मल्टीपल है,
अब पाई बाय 2 है कि पाई बाय 1 लाख है या क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, ये मुझे क्लियर हो गया। सो पाई इंटू फैक्टोरियल n इंटू एक्स इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। और अगर ये पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो फिर क्या होगा बताओ? तो फिर कॉस की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू तो कॉस की निकालनी है ना, बताइए। अगर ये पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? अब तो ये कुछ भी हो सकता है। पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में क्या हो रहा था, ये +1 या -1 हो रहा था। वो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, कॉस की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में जाती है, तो इसकी वैल्यू लाई बिटवीन -1 एंड +1। समझ में आया? अब ये -1 से +1 के बीच में वैल्यू चली गई, फिर जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, कॉस स्क्वायर पाई n पाई x का स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू लाई बिटवीन 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 के बीच में अगर वैल्यू लाई करी 1 नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ये cos स्क्वायर पाई फैक्टोरियल nx इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, इक्वल टू 0 हो सकता है ये, बट ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता। 1 के इक्वल कब हो रहा था? जब इंटीग्रल मल्टीपल था। अब इसकी पावर मुझे 2m करनी है, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में चली गई। सो लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या था, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई फैक्टोरियल nx का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू जा रही है 0 से 1 के बीच में, होल स्क्वायर नहीं सही, होल पावर m। तो जब n टेंड्स टू इंफिनिटी जा रही है तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में जा रही है, और जैसे ही 0 से 1 के बीच में जा रही है और उसकी पावर m, और m कहां जा रहा है? इंफिनिटी पे। तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू की अगर पावर इंफिनिटी ले लोगे तो वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0, फाइनल रिजल्ट इज 1। समझ में आ गया? जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, फिर एक और बढ़िया क्वेश्चन ले लूं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी NCR e की पावर r q की पावर n माइनस r if np is equal to m and p plus q is equal to 1, m and r is constant। वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम लिख गई, यस माय डियर, बाइनोमियल थ्योरम ही लिखी है, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, ये टॉपिक हटा दिया था अभी आपका, और इस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में मैंने n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दी, तो इसका जो आउटपुट आएगा ना, वो आउटपुट जो रिजल्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द पॉइजन प्रोबेबिलिटी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, दैट इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, इसके ऊपर n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दो तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, ये कंडीशन लिखी हुई है साथ में उसकी। तो एक प्रकार से अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भी सीख रहे हैं। बाइनोमियल में 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल। चलो जल्दी से फटाफट इसको देखते हैं, हो क्या रहा है इसके अंदर। देखें, n की वैल्यू है np इज इक्वल टू m, मतलब p इज इक्वल टू m बाय n, तो p की जगह मैं m बाय n कर सकता हूं। सो थोड़ा सा देखें क्या क्या है, पहले सोचे तो p की वैल्यू है मेरे पास m बाय n, ठीक है, और q की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस p मीन्स 1 बाय m बाय n। थोड़ा इन वैल्यू को यहाँ रख के देखो क्या हो रहा है। हाँ, तो लेट अस पुट दिस वैल्यू एंड सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ। थोड़ा इसमें हैपनिंग क्या होगा वो पकड़ना अपने को है ना, समझ में आएगा। NCR m अपॉन n की होल पावर r,
1 माइनस m बाय n की पावर n माइनस r। सर इसमें तो बाद में निपटेंगे, पहले ये एनसीआर से निपटा जाए। एनसीआर क्या होता है बताओ? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। बड़ी एनसीआर फैक्टोरियल n अपॉन, बोलो क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल r। इसको लिख दिया m की पावर r n की पावर r। ध्यान देना, यहाँ लिमिट n पे लगी है, m पे नहीं लगी है, और r पे भी कुछ नहीं लगा है, केवल लिमिट n पे लगी है, ध्यान रखना, n माइनस r, ठीक है, इंटू 1 माइनस m बाय n की पावर n इंटू 1 माइनस m बाय n की पावर माइनस r। अब यहां देखो, फैक्टोरियल n को और n माइनस r को मैं ब्रेक कर सकता हूं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, फैक्टोरियल n और n माइनस r को ब्रेक कर दो, तो n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r फैक्टोरियल। कौन कितने टर्म बचेंगे, क्या क्या बचेगा, कोई बताएगा? कैसे लिखूंगा इसको? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू कितना बचेगा? n माइनस r प्लस 1 तक बचेगा, इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। पिछली क्लास में भी एक ऐसा कुछ कैलकुलेशन आया था यार, मुझे याद आ रहा है, फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल कैंसल। अच्छा, अब यहाँ पे देखो n टेंड्स टू इंफिनिटी है, और तो n टेंड्स टू इंफिनिटी m की पावर r का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। चलो अगले स्टेप में करेंगे सब काम। m की पावर r n की पावर r 1 माइनस m बाय n की पावर n इंटू 1 माइनस m बाय n की पावर माइनस r। चलिए अब देखो, ये जो क्वांटिटी है m की पावर r, इस पे गौर करो। ये जो क्वांटिटी है m की पावर r, इसमें तो n है ही नहीं, बाहर निकालो लिमिट से। इस पे आप ध्यान दो, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो m अपॉन m इज व्हाट? m इज कांस्टेंट, m r इज कांस्टेंट। अगर m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इंफिनिटी तो जीरो हो जाएगा, तो बच जाएगा 1, और 1 की पावर माइनस r करूंगा तो 1 ही आएगा, तो ये वैल्यू भी बाहर, चाहो 1 की पावर माइनस r लिख दे रहा हूं मैं, ये तो 1 ही हो जाएगा, r इज एनी कांस्टेंट। अब बाकी किसी को बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, फैक्टोरियल r, इसमें भी n नहीं है, इसको भी बाहर निकाल दो। और कोई चीज जो बाहर निकल सकती है? और तो नहीं निकल रही। अब ऊपर क्या बचा, ध्यान से देखना, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 है। अच्छा, ये ऊपर कितने सारे फैक्टर हैं? ये कितने फैक्टर हैं, गिनते हैं, 1 2, और यहाँ माइनस कॉमन लूंगा तो r माइनस 1 और एक और ये, तो टोटल r फैक्टर है। कितने फैक्टर है ये? r फैक्टर, ध्यान से देखो, 1 2 माइनस कॉमन लो तो r माइनस 1, तो यहां से यहां तक r माइनस 1 फैक्टर हुए, एक फैक्टर और ये है, तो n r फैक्टर है, और ये n की पावर r है। इस n की पावर r को हर एक को एक n दे दो, दान में दे दो बेचारों, दे दिया, ये तो बाहर निकल चुका है, इंटू 1 माइनस m बाय n की पावर n। अब इसको ध्यान से अगर आप देखोगे, इसमें अभी यहां पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये एक आपको अलग सेट ऑफ वो बन गया, ये एक अलग बन गया। क्या इतना समझ में आ गया सभी को? लास्ट 2 लाइन पे जो गौर कीजिए, तो हो गया m की पावर r माइनस 1 की पावर r, तो 1 हो गया, 1 की पावर माइनस r, सॉरी, अपॉन फैक्टोरियल r। अब आप ध्यान दीजिए, यहां लिमिट की बात हो रही है, n की वैल्यू इंफिनिटी ले रहा हूं, तो ये तो कट के 1 हो गया। यहां पे मैं जब लिमिट निकालूंगा इसकी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की, तो फिर 1, यहां भी 1, यहां भी 1, तो पूरी लिमिट तो हुई 1। अरे 1 हुई या नहीं, चेक करो, सबकी अलग अलग लिमिट ले ली, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या? तो देखो, बच्चे को इसमें कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो एक काम करो, डिस्ट्रीब्यूशन की जगह फिर उल्टा काम करो। नीचे क्या है? n की पावर r है, इस ब्रैकेट में एक n निकल चुका है, इस ब्रैकेट में से एक n निकाल लो, एक और n निकला, अगले ब्रैकेट में से एक और n निकाल लो तो एक और n निकला, लास्ट ब्रैकेट में n निकाल लो तो n निकला। कितने बार n निकला? r बार निकला, इनटू ये n निकाला तो क्या हो गया, 1 माइनस 1 बाय n,
ये n निकाला तो क्या हो गया 1 माइनस 2 बाय n, लास्ट में n निकाला तो क्या हो गया 1 माइनस r माइनस 1 बाय n, और ये n कितने बार निकला r बार, तो ये पूरा का पूरा ही कट गया इनटू 1 माइनस m बाय n की पावर n। अब रिजल्ट क्या बना m की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। अब यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करो, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये भी 0, ये भी 0, पूरा रिजल्ट हो गया 1 इनटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस m अपॉन n की पावर n। और ये देखो जैसे यहाँ इन्फिनिटी लिमिट लगाऊंगा तो ये बेस बन गया 1 और पावर बन गई इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट हो गया। और 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट का तो तुम्हें लिमिट का फॉर्मूला मालूम है, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा m की पावर r बाय फैक्टोरियल r इनटू ये हो जाएगा e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पावर n इनटू 1 माइनस m बाय n माइनस 1, कैंसल, n से n कैंसल, so result is m की पावर r by factorial r into e की पावर m। this is the formula for Poisson distribution, यही इसकी लिमिट है, e की पावर माइनस m। बहुत पहले ट्रिपल ई में आया है लेकिन अब है ही नहीं कोर्स में। इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट बार ले जाते हैं, तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है।